नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर होता है। ठीक, होता क्या है कि जब कोई भी अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। ठीक, तो जब अभिकारकों को हम उनके सूत्र या प्रतीक से नहीं लिखते, एक साधारण नाम से लिखते हैं, तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं अभिकारकों को और उत्पादों को उनके सूत्र या प्रतीक से लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं, जब तत्व या यौगिक किसी अन्य तत्व या यौगिक से क्रिया कर नया उत्पाद बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसे केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एकदम साधारण तरीके से देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तत्व आपस में क्रिया कर सकते हैं, यौगिक आपस में क्रिया कर सकते हैं, और तत्व और यौगिक भी आपस में क्रिया कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तत्व कैसे आपस में क्रिया कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। ये उत्पाद क्या होता है, अमोनिया, है ना। तो जब सिर्फ हम तत्वों के नाम लिख देते हैं, उत्पाद का भी, अभिकारकों का भी नाम लिख देते हैं और उत्पाद का भी नाम लिख देते हैं, है ना, सिर्फ इस तरह करते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए एक आता देख लेते हैं अभिक्रिया कैसे। मान लीजिए क्लोरीन और किसके बीच में क्रिया होती है, हाइड्रोजन आपस में क्रिया किए और क्या बना लिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रो क्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। तो जब हम केवल उनके नाम से लिखते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण में ये जो अभिकारक हैं जिनके बीच में क्रिया हो रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं।
जिनके बीच में क्रिया हो रही है उन्हें अभिकारक और जो प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसमें ये अभिकारक हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन, और उत्पाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब हम इन अभिकारकों को इनके प्रतीक और सूत्र से लिखेंगे तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को उनके सूत्र या प्रतीक से दर्शाते हैं तो इसे केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, जब हम क्या ये अभिकारक हैं इनके सूत्र या प्रतीक से दर्शाएंगे तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे? जैसे यहां पे लिखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को प्रतीक से लिखेंगे H2। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2 और नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N2। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाया है, अमोनिया NH3। अब जो अमोनिया बना है इसे भी हम इसके सूत्र से दर्शाएंगे, इसके प्रतीक से दर्शाएंगे। ठीक है ना? इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और जो प्राप्त होते हैं ये कहलाते हैं उत्पाद। ठीक है, और दूसरे समीकरण में देखते हैं, क्लोरीन की क्रिया किससे हुई, हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन को भी किससे दर्शाएंगे, Cl2, इसका प्रतीक होता है Cl2 प्लस हाइड्रोजन दर्शाएंगे H2 से। दोनों के बीच में रिएक्शन है, क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, तो इसे HCl से दर्शाते हैं। ठीक, इस तरह से जी क्या हुए, अभिकारक हुए, और ये क्या मिला हमें, उत्पाद प्राप्त हो गया। ठीक, इस तरह से हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये अभी इनके बीच में आखिर रिएक्शन होती कैसे है, चलिए देखते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को उनके सूत्र या प्रतीक से दर्शाते हैं और इसमें सीधे नाम लिख देते हैं। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि रासायनिक समीकरण ये जो इनके बीच में अभिक्रियाएं हो रही हैं ये कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में आखिर क्रिया हुई तो NH3 बना कैसे और ये संतुलित है कि नहीं है। ठीक, तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये भी संतुलित समीकरण नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि समीकरण बनाते कैसे हैं और समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इन्हीं दोनों से हम लेते हैं N2 प्लस H2। ठीक, इन दोनों के बीच में क्रिया होती कैसे है, तो क्रिया कराने से पहले, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने से पहले आप लोगों को इनकी संयोजकता पता होना चाहिए। कैसे,
इन दोनों की संयोजकता को इनके ऊपर रखते हैं। जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता या बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इन दोनों को क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, n में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, और h में 3 को करेंगे तो NH3 आ जाएगा। ठीक है ना, H में 3 का किए तो H3 आ गया। ठीक, अब देखते हैं कि यह समीकरण क्या बैलेंस है, क्या समीकरण संतुलित है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 3 है। तो कैसे बैलेंस होगा? जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कैसे आपस में संतुलित होंगे? जब 2 वाले में 3 का और 3 वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ भी 6 हो गए, है ना, 3 दूनी 6 और यहाँ भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। अगला समीकरण हम देख लेते हैं। चलिए, H2 प्लस O2, इनके बीच में हुआ, इनके बीच अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, है ना, H की संयोजकता H के ऊपर, O की संयोजकता O के ऊपर। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, H की 1 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई कर दिए, H2 आ गया और O आ गया, है ना। तो इस तरह से हम उत्पाद बना लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। तो संतुलन के लिए अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों बराबर है ना, हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ भी 2 करने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का जैसे ही गुणा किए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, किंतु हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इसलिए यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे तो इधर भी 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। चलिए, Mg है प्लस O2 है। अब Mg और O2 आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, Mg और O। Mg की बैलेंसी 2, O की 2, दोनों का क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई किए तो इसमें उत्पाद बना Mg2O2। अब हम देख लेते हैं कि Mg भी 2 है, O भी 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को 2 कर दो और MgO लिख दो। ठीक, तो 2MgO। अब 2MgO देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है, किंतु Mg इधर 2 है, इधर Mg 1 है, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपस में बराबर। ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। P प्लस Cl2। अब फास्फोरस है तो फास्फोरस की बैलेंसी होती है कितनी, 3, और क्लोरीन की कितनी होती है, 1। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, P में 1 का मल्टीप्लाई तो P आया, और Cl में 3 का किए तो PCl3 आ गया, है ना। P में 1 का किए तो P, Cl में 3 का किए तो 3 आ गया। अब PCl3 हमें उत्पाद तो मिल गया। ठीक है ना। आइए देखते हैं कि PCl3 संतुलित है कि नहीं है। तो क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 3 है, मतलब नहीं संतुलित है। कब संतुलित होगा, जब 3 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 में 3 का मल्टीप्लाई है। अब यहाँ देखते हैं कि फास्फोरस आपका 2 हो गया, तो यहाँ भी फास्फोरस में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम समीकरण कराने का भी तरीका देख लिए और समीकरण को संतुलित कराने का तरीका भी देख लिए। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण जो आपको बताया गया, ये तो ठीक है, रासायनिक समीकरण थे, फिर रासायनिक समीकरण के उदाहरण हुए। अब ये देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है ना। चलिए इधर देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो उसमें एक बिंदु है जिसको ध्यान रखना होगा आपको। पहला तो ये
अभिकारक को हमेशा बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं और अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगाते हैं। ठीक, अभिकारकों को बाईं ओर व उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं तथा दोनों के मध्य तीर का निशान या ऐसा निशान लगाते हैं। अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर और दोनों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। ठीक, दूसरी बात, अभिकारक और उत्पाद यदि एक से अधिक है तो दोनों के बीच में धन का निशान लगाते हैं। अभिकारक के बीच में धन का निशान और उत्पाद के बीच में धन का निशान लगाते हैं। अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक है तो दोनों के मध्य धन चिन्ह धन का निशान लगाते हैं। अभिकारक देख लीजिए, यहाँ पे दो अभिकारक हैं तो दोनों के बीच में धन का निशान लगाते हैं। अगर उत्पाद भी दो होते तो इसके बीच में भी धन का निशान लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, यदि मान लीजिए कि आप NaCl की रिएक्शन आप H2O से करा रहे हो तो ये रिएक्शन कैसे होगी? Na हमेशा +1 रखता है, Cl हमेशा -1 रखता है। आप जल को तोड़ते हैं, H+ रखता है, OH- रखता है। अब प्लस वाला माइनस से क्रिया करेगा, माइनस वाला प्लस से करेगा। तो कैसे प्राप्त हुआ? HCl प्राप्त हो गया प्लस NaOH प्राप्त हो गया। NaOH प्राप्त हो। हमेशा धन को पहले लिखते हैं और Cl ऋणात्मक को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना? तो H को पहले लिखा, Cl को बाद में लिखा। ऐसे यहाँ भी Na को पहले लिखा और OH को बाद में लिखा, NaOH, ठीक है ना? अब यहाँ ये देखते हैं कि अभिकारक दो हैं तो इनके बीच में धन का निशान लगा दिए, उत्पाद दो हैं तो इनके बीच में धन का निशान लगा दिए। ठीक है दोस्तों।